हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग प्योर एनसीईआरटी, ठीक है, हम लोग प्योर एनसीईआरटी के कक्षा 6 के विज्ञान के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सीटेट पेपर सेकंड वालों के लिए, जो लोग साइंस ग्रुप से हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। कक्षा 6 का विज्ञान का एमसीक्यू है, और वो भी प्योर एनसीईआरटी का। और साथ ही साथ टीजीटी बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कक्षा 6 से लेकर बोल रहे हैं, कक्षा 6 का पूरा विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल है। पूरे 56 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए भाई, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, हम सोच रहे हैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, इसलिए सिर्फ हम लोग क्वेश्चन और आंसर पर ही फोकस करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? बताइए भाई, कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? शाकाहारी, मांसाहारी, या फिर जिनमें एक साथ ए और बी दोनों गुण हों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें ए तथा बी दोनों के गुण आते हैं, वे सर्वाहारी होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? बताइए भाई, किस कमी के कारण होती है? ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन, ठीक है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, अस्थिक्षय, ठीक है। कैल्शियम ये है खनिज, ठीक है, और ये है अभावजन्य रोग। जिस खनिज के कारण, यानी जिस खनिज की कमी के कारण जो रोग होता है, उसका मिलान करना है भाई, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? अस्थिक्षय होता है, ठीक है। तो अस्थिक्षय रोग। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा यानी गाइटर रोग। और लौह की कमी से दंत क्षय रोग नहीं होता भाई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? ठीक है, असत्य छांटना है भाई। देखिए, विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है भाई। और विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, या फिर विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, ठीक है भाई, ये भी सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ये भी सही है भाई, ठीक है। तो इसमें
ऑप्शन नंबर बी गलत है कि विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक नहीं होता भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है भाई, ठीक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोनों का मिलान करना है। एक तरफ विटामिन है और एक तरफ विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो मिलाते हैं भाई। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहीनता, ठीक है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। मिलान हो गया। देख लीजिए, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और सी यानी तीसरे का चौथा, डी यानी चौथे का दूसरा। देखिए तो इनमें कौन सा सही है भाई? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, 3 1 4 2। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। देखिए, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है, ठीक है भाई, हो जाती है। उसके बाद फिर है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है भाई, ये भी सही है, ठीक है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड में से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भाई, इस पर विचार करना है। भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, ठीक है भाई। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, नहीं भाई, तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा, उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? बताइए भाई, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन सा नहीं है इनमें से? तो अमीनो अम्ल नहीं है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, केवल पहला, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है भाई। और प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, ये भी ठीक है। और तीसरा है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है भाई। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है,
पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? बताइए भाई, कौन सा सम्मिलित है भोजन के तत्वों में? खनिज लवण, ठीक है भाई। विटामिन, ये भी सही है। आहारी रेशे, रुक्षांश, ये नहीं, ठीक है भाई, ये नहीं शामिल है। तो आपका पहला दूसरा सही है। तो निम्नलिखित दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या है भाई? सही उत्तर पहला और दूसरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक रेशम उपयुक्त तंतुओं में से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। कौन है भाई? पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रेलिक है। ठीक है, संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा चौथा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, धागा यानी तागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए भाई, कौन सा सही नहीं है? धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है और तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछा है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखिए, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है भाई, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। गलत है भाई, यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। गलत ही ऑप्शन पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बाकी के रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये भी सही है। और ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। हाथ की हथेली, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच उपयुक्त में से कौन से पदार्थ पारभासी हैं? ठीक है, पारभासी कौन से पदार्थ हैं भाई? बताइए। इन चारों में से हाथ की हथेली, तेल लगा कागज का गत्ता, तेल लगा कागज, ठीक है, गत्ते का डिब्बा या फिर कांच, बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पारभासी है तो हथेली। ठीक है, हथेली और तेल लगा कागज, ठीक है, ये दोनों पारभासी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, केवल ए फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा जल में विलेय है? जल में विलेय, ऑक्सीजन जल में विलेय हम लोग जानते हैं, सिरका भी जल में विलेय है और नींबू का रस भी जल में विलेय है, लेकिन मिट्टी का तेल जल में विलेय नहीं है। ठीक है, उसे मिट्टी के तेल को पानी में डालेंगे तो मिट्टी का तेल जो है ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला दूसरा चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है,
तो पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए भाई, क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, बढ़ती है। ठीक है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता बढ़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, जिस विलयन यानी सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताइए भाई, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही भाई, संतृप्त विलयन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। नहीं भाई, यही ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बाकी के ये दोनों ऑप्शन सही है भाई। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है, सही है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में खुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक्करण यानी सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई, कौन सा? विनोइंग यानी निष्पावन और निस्तारण और निस्यंदन। ठीक है, इन पर विचार करना है आपको। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है भाई, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गुब्बारे का फटना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना या फिर कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित किए जा सकते हैं भाई, बताइए। मतलब उन्हें फिर से पुनः उनकी अवस्था में लाया जा सकता है, बताइए। नमक और पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना भाई, सॉरी, तो ये भी सही है। और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जितने भी आंसर हैं भाई एनसीईआरटी बेस्ड आंसर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और प्योर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और सीटेट के एग्ज़ाम में और टीचर के एग्ज़ाम में, मतलब टीचर शिक्षक भर्ती में ज़्यादातर क्वेश्चन, ज़्यादातर नहीं बोले तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है,
औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर एक साथ नहीं दिख रहे हैं भाई। ठीक है, तो औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। उसका आकार छोटा हो जाता है, नहीं भाई, उसका आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं ऑप्शन पढ़ने में क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, 50+ क्वेश्चन है और हम सोच रहे हैं कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो रोक करके ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये तो हो गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। बताइए भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है। इसमें से क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, बिल्कुल। ऑक्सीजन आवश्यक है, बिल्कुल। जल भी आवश्यक है, प्रकाश भी आवश्यक है। सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पहला, दूसरा, चौथा, 1 मिनट भाई, तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं आवश्यक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए इस पर। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये नहीं सही है। बाकी क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन छोड़ करके पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। जड़ नहीं है भाई। गाजर, गाजर एक जड़ है। मूली, मूली भी एक जड़ है। ठीक है, आलू, आलू एक तना है भाई। ठीक है, आलू एक तना है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा इनमें से एक जड़ नहीं है। तो आलू जो है, आलू ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आलू एक तना है। सलजम, सलजम भी जड़ है। ठीक है, गाजर, मूली, सलजम ये जड़ हैं, बाकी आलू जो है तना है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार भाई। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। बिल्कुल गलत है भाई। जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। देखिए जालिका रूपी पत्तियां जो होती हैं वो द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं, और जो कि द्विबीजपत्री के जड़ जो होते हैं मूसला जड़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें द्विबीजपत्री को जो है रेशेदार जड़ बताया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियाँ, समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियाँ जो होती हैं एक बीजपत्री वाले पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, और उसको मूसला जड़ बताया है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, तो केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा
पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है भाई। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। और दूसरा है पत्तियों द्वारा बना भोजन तने से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ये भी सही है। ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सही है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। देखिए, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है भाई। देखिए, पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। ठीक है भाई। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। ये भी सही है भाई। और अगला है पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करते हैं। ये भी सही है भाई। और लास्ट है पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है? पुष्प के विभिन्न भागों में से एक भाग कौन सा नहीं है? ठीक है। तो इसमें से वाहदल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सभी के सभी हैं भाई। ऑप्शन नंबर 5वां मूलांकुर नहीं है। ठीक है, केवल 5वां नहीं सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही हुआ भाई। आगे देखते हैं। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। करते हैं भाई मिलान। करते हैं मिलान भाई। देखिए, तिलचट्टा जो होता है ऑप्शन नंबर तीसरे से मिल जाएगा। इसका शरीर कठोर वाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। ठीक है। फिर पक्षी इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है। और मछली का शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है। ठीक है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। और सर्प इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। ठीक है। मिलान हो गया भाई। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करिए भाई। घोंघे का कवच इसका वाह कंकाल कहलाता है। ठीक है भाई। परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। ठीक है। घोंघे का कवच इसका वाह कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। बिल्कुल सही है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। ये भी सही है भाई। ठीक है। और यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है। इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है। ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा ऑप्शन सही हैं और बाकी गलत हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, केवल पहला और दूसरा सही हैं और बाकी तीसरा गलत है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुआ नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं। गलत है भाई। और
केंचुए त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, केंचुए के शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। यही ऑप्शन गलत है भाई, और एक क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई, काम आ सकता है। ठीक है, केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है, बिल्कुल सही भाई। और शरीर की अधः सतह पर सूख यानी बाल जैसा आकृति केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है, ये भी सही है। और केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, ये भी सही है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर पूछा था, नेगेटिव का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, और बाकी के तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। ठीक है भाई। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें दिया है कि पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं, हड्डियां गति करती हैं भाई क्या, और वो भी पेशियों के सिकुड़ने और फैलने से, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कूट ABCD यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है भाई। ठीक है, तो मिलान करिए। पहले का तो हो गया, धुराग्र संधि जो होता है गर्दन और सिर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अचल संधि जो होता है, एक मिनट भाई, अचल संधि। ठीक है, अचल संधि यानी फिक्स्ड जॉइंट गति ना करने वाली संधि है। ठीक है, अचल संधि जो होती हैं गति ना करने वाली संधि होती हैं। अब कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि। ठीक है, कंदुक खलिका संधि जो होती है यह सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि होती है। ठीक है, और रह गया आखिरी हिंज संधि। हिंज संधि जो होता है एक दिशा में गति करने वाली संधि है। ठीक है, हिंज संधि एक दिशा में गति करने वाली संधि है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अब देखिए, धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि, धुराग्र संधि। ठीक है, और अचल संधि जो होती है वह गति ना करने वाली संधि होती है। ठीक है, और कंदुक खलिका संधि जो होती है वह सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि है। और हिंज संधि तो आप लोग जानते ही हैं, एक दिशा में गति करने वाली संधि है, जैसे हाथ की कोहनी की गति। ठीक है, और पैर घुटनों की संधि। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया भाई, बता दिए भाई। मिलान आप लोग समझ गए ना, धुराग्र संधि का मिलान किससे होगा? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि से। ठीक है, यानी बी का दूसरा। फिर अचल संधि का मिलान किससे होगा? गति ना करने वाली संधि से, यानी बी का चौथा। ठीक है,
ए का दूसरा और बी का चौथा। सी है कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि का सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि से, यानी सी का पहले से मिलान। और डी है हिंज संधि। हिंज संधि एक दिशा में गति करने वाले संधि होते हैं, यानी डी का तीसरे से मिलान। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उपयुक्त में से कौन से सजीवों, ठीक, यानी जंतु और पादपों दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है। कौन, उपयुक्त में से कौन से सजीवों जैसे जंतु और पौधों दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है। बताइए भाई कौन सम्मिलित है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है भाई। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें या किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है भाई। पौधे में, जीव में, बीज में, सभी में होती है भाई। कूट का मिलान कीजिए, तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं। अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं भाई, पढ़ते हैं ऑप्शन को। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती हैं। बिल्कुल सही भाई, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। किस भाग में होता है भाई नागफनी के पौधों में, तने में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन उपयुक्त में से किसमें श्वसन के लिए गिल यानी क्लोम नहीं होते। किसमें नहीं होते भाई बताइए। व्हेल में क्लोम नहीं होता। ठीक है, व्हेल और डॉल्फिन में, ठीक है, ये दोनों में क्लोम नहीं होते भाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल दूसरा और तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड्स, ऑक्टोपस उपयुक्त में से किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता। बताइए भाई किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता। स्क्विड्स और ऑक्टोपस का। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। ठीक है, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। बिल्कुल सही भाई। ठीक है, और उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। उसको पसीना नहीं आता, ये भी सही है भाई। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन सही हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। ठीक है भाई, आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं भाई? पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित आवास में पाए जाने वाले सभी जीवों यानी पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। बिल्कुल सही भाई। सभी चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। ये भी सही है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। ये ऑप्शन गलत है भाई, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पौधों और जीवों में अनुकूलन यानी अडॉप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट है। और दूसरा है, मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़ी दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, दूसरा गलत है भाई, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैदानी क्षेत्रों में एक व्यक्ति ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है। ये ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन सरल रेखीय गति करते हैं। वाहन सरल रेखीय गति करते हैं। ठीक है भाई। पंखा आवर्ती गति करता है। झूला वर्तुल गति करता है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है भाई, बताइए। सिर्फ पहला ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है कि वाहन सरल रेखीय गति करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? बताइए भाई, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, करिए विचार भाई। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक हैं? बताइए भाई, कौन सी घटनाएं आवश्यक हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सेकंड बोले हैं, सेकंड सही है। केवल दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, परावर्तन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े। नहीं भाई, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े। नहीं भाई, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती। ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से विद्युत का चालक का उदाहरण है? विद्युत के चालक का उदाहरण कौन सा भाई? मानव शरीर है और एल्युमिनियम की पत्ती। ठीक है, वायु और थर्माकोल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीसरा चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत सेल उसमें संचित है भाई, उपस्थित नहीं। ठीक है, विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरा है, ठीक है भाई सही है, विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है, ये भी सही है। और आगे है, विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है भाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन तीनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। आगे देखते हैं। देखिए चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है भाई, है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, सही है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ये भी सही है भाई। ठीक है, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, ये गलत है भाई। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन नेगेटिव है। तो केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन उपयुक्त में से किस कारण से बर्फ युक्त जल से भरी गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्र हो जाती हैं? किसके कारण भाई बताइए? संघनन के कारण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, संघनन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार भाई। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। ठीक है भाई, बनाते हैं। दूसरा है, शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं, ये भी सही है भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वायु में अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। ठीक है भाई, सही है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं छांटना है। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट अथवा कृमि कंपोस्ट में
लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। लाल केंचुए, ठीक है, लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गीजड़ की सहायता से पीसते हैं। ठीक है भाई, सही है। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गीजड़, ठीक है, गीजड़ की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुए की सहायता करता है। ठीक है भाई, तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? दोनों ऑप्शन सही है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के दूसरे ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम फर्स्ट में दर्शाई गई हैं। कॉलम सेकंड में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति करना है भाई। देखिए चुंबक के समान छोर यानी यन यस छोर और यन और यन छोर, जब चुंबक के दो समान छोर पास पास लाए जाते हैं तो चुंबक जो होता है वह प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, जब चुंबक के दो समान छोर पास पास लाए जाते हैं या समीप लाए जाते हैं तो चुंबक में प्रतिकर्षण होता है। तो इसमें जो हो जाएगा प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण। फिर चुंबक का एक छोर यन है, दूसरा छोर यस है, तो जब चुंबक के दो असमान छोर पास पास लाए जाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। तो आकर्षण सही है भाई। फिर देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर, जब चुंबक के जब चुंबक के असमान छोर पास पास लाए जाते हैं तो उनमें चुंबक में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर भी आकर्षण ही हो जाएगा भाई। ठीक है, और लास्ट है जब, यहाँ पर यस भरा जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर यस होगा। एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं भाई। देखिए यन है, यहाँ आकर्षण है तो यहाँ चुंबक का समान छोर नहीं होगा, यस होगा। और यहाँ पर देखिए प्रतिकर्षण हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी इसका समान ही छोर होगा, यस होगा। ठीक है, देखिए जब चुंबक के समान छोर पास पास लाए जाते हैं तो चुंबक में प्रतिकर्षण होता है, तो प्रतिकर्षण हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिकर्षण। ठीक है, फिर देखिए जब चुंबक का असमान छोर, देखिए असमान छोर है ना, एक छोर यन है दूसरा छोर यस है, तो जब चुंबक का असमान छोर पास पास लाए जाते हैं तो चुंबक में आकर्षण होता है। तो ठीक दिया है भाई। फिर जब देखिए यहाँ पर भी यस यन छोर है ना, असमान छोर हैं, तो जब चुंबक के असमान छोर पास पास लाए जाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। तो यहाँ पर भी आकर्षण ही भरा जाएगा तीसरे कॉलम में। ठीक है, आकर्षण। और चौथा कॉलम है प्रतिकर्षण का दिया है, यानी प्रतिकर्षण कब होगा? जब चुंबक के समान छोर पास पास लाए जाते हैं। तो चुंबक का समान छोर पास पास लाने पर चुंबक में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, आपको बता दें, देखिए मान लीजिए ये कोई चुंबक है। ठीक है, ये कोई चुंबक है, इसका एक छोर यस है और दूसरा छोर यन है। ठीक है, और एक और चुंबक है, यहाँ पर बना दे रहे हैं भाई, यहाँ पर। ठीक है, ए यन छोर है, एक मिनट भाई, एक यन छोर है और दूसरा यस छोर है। ठीक है, देखिए जब छोर का यन छोर और यन छोर पास पास लाए जाएंगे, मतलब चुंबक के दो समान सिरे यानी यन छोर और यन छोर दोनों पास पास लाए जाएंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा।
और जब चुंबक के असमान छोर यानी एक यस छोर और एक एन छोर पास पास लाए जाएंगे तो उसमें आकर्षण होगा। ठीक है, तो वही कॉलम भरना था। समझ में आया आप लोगों को? जब चुंबक के समान छोर पास पास लाए जाते हैं तो चुंबक में प्रतिकर्षण होता है, और जब चुंबक के असमान छोर पास पास लाए जाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कैसे ब्लर हो गया भाई। चलिए ठीक है, देखिए भाई आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा, आई थिंक नहीं दिखाई दे रहा होगा तो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ब्राइटनेस थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए अपने फ़ोन का, और देखिए पहला है ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा जो होता है वह अचल संधि होता है। ठीक है, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। ठीक है, मछली का शरीर जो होता है वह धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय कहाँ है भाई? मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। ठीक है, पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। ठीक है, पसलियाँ जो होती हैं हृदय की सुरक्षा करती हैं। और घोंघा वाह कंकाल होता है। ठीक है, घोंघा का वाह कंकाल होता है। ठीक है, और बहुत धीमी गति से चलता है। ठीक है, या फिर बहुत धीमी गति से चलता है, तो बहुत धीमी गति से, इसके दो ऑप्शन सही होंगे भाई, घोंघे के दो ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, घोंघा का वाह कंकाल होता है और घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है। ठीक है, फिर आता है तिलचट्टा। तिलचट्टे के भी दो ऑप्शन सही होंगे। तिलचट्टा जो होता है हवा में उड़ सकता है। ठीक है, तिलचट्टा जो होता है हवा में उड़ सकता है और इसके शरीर पर पंख पाए जाते हैं भाई। तिलचट्टे के शरीर पर पंख पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। ठीक है, समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात करना है भाई। बच्चा, देखिए कुर्सी पलंग मेज बच्चा अलमारी। ठीक है, इसमें बच्चा जो है सजीव है और बाकी सभी निर्जीव हैं। ठीक है, फिर देखिए गुलाब चमेली नाव गेंदा कमल, इसमें नाव जो होता है वह एक लकड़ी है। ठीक है, और बाकी सब फूल है। ठीक है, लकड़ी का बना होता है और बाकी सब फूल हैं। और तीसरा है एल्युमिनियम आयरन तांबा चांदी रेत। रेत जो है अलग है सबसे, क्योंकि और बाकी के सभी जो है धातु हैं, रेत जो है उन सबसे अलग है। ठीक है, फिर देखिए चीनी नमक रेत कापर सल्फेट, इसमें भी रेत अलग है। ठीक है, क्योंकि चीनी नमक कापर सल्फेट ये सब जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, बाकी रेत जल में घुलनशील नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, दूध दही पनीर घी सभी जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, ये जंतु उत्पाद हैं यानी जंतुओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। दूध दही पनीर घी और पालक फूल गोभी गाजर, ये जो सब्जियां होती हैं। ठीक है, पालक फूल गोभी गाजर ये सब्जियां हैं। शेर तथा बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है, शाकाहारी जो होते हैं पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ओके, तो दोस्तों ये तो थे विज्ञान के कक्षा 6 का MCQ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, TGT के लिए और BPSC के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्योर NCERT था भाई, और क्वेश्चन भी NCERT बेस्ड ही था। ठीक है, क्वेश्चन भी NCERT के क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो भी
NCERT के अकॉर्डिंग ही था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।